हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम का। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जो है, जो भी आपका पिछले क्लास का लेक्चर है उसको क्या करना है, उसका अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता की पुनर्स्थापना से क्या समझते हैं। रूढ़िवादिता की पुनर्स्थापना से क्या समझते हैं, ये आज का पहला क्वेश्चन है, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, 1815 में नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोप में एक नई व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया गया, जिसे रूढ़िवादिता के पुनर्स्थापना कहा गया। इसके लिए इंग्लैंड, रूस, प्रसा तथा ऑस्ट्रिया में एक सम्मेलन किया, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। जिसे क्या चीज़ कहा जाता है, वियना सम्मेलन कहा जाता है। यहाँ तक डन है। चलिए नेक्स्ट है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन क्या था। चार्टिस्ट आंदोलन क्या था। तो इसका आंसर है, श्रमिकों ने शोषण के विरोध में 1948 में इंग्लैंड की संसद की सामने एक चार्टर, जिसको हम मांग पत्र बोल सकते हैं, मांग पत्र सौंपा। इस मांग की पूर्ति के लिए चलाए गए आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया। चार्टिस्ट आंदोलन किसे कहते हैं। श्रमिकों ने शोषण के विरोध में 1948 में इंग्लैंड की संसद की सामने एक चार्टर या फिर मांग पत्र सौंपा। इस मांग की पूर्ति के लिए चलाए गए आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया। उनकी मांग थी, क्या मांग थी उनकी? उनकी मांग थी सभी पुरुषों को मताधिकार, जितने भी वहाँ पे पुरुष थे उनको क्या चीज़ का अधिकार, मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार। दूसरा नंबर है संसद का वार्षिक निर्वाचन, मतलब एक वर्ष में जो है संसद जो है उसका निर्वाचन होना चाहिए। ये दूसरा मांग था। तीसरा मांग है गुप्त मतदान की व्यवस्था। क्या चीज़ है, नेक्स्ट है गुप्त मतदान की व्यवस्था। और फोर्थ मांग है क्या चीज़, सांसद की सदस्यता के लिए संपत्ति का योग्यता का आधार न माना जाना। यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। यहाँ तक डन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। क्या है क्वेश्चन, भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय प्रेस ने किस प्रकार प्रभावित किया। क्या चीज, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, आंसर भारतीय प्रेस अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। ठीक है, पहले पत्रकारिता घाटे का व्यवसाय था, मतलब पहले जो है पत्रकारिता जो था वो घाटे में चल रहा था। डन है, यहाँ तक डन है। चलिए, भारतीय प्रेस को राजा राम मोहन राय, तिलक महोदय, गांधी जी आदि ने प्रभावित किया और प्रभावशाली बनाया। क्या किया, ये सब जो है भारतीय प्रेस को क्या किया, प्रभावित किया और प्रभावशाली बनाया। यहाँ तक आपका डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस की यह विशेषता रही। अब क्या है नेक्स्ट, इसमें भारतीय प्रेस की विशेषता क्या क्या रहा उसके बारे में है। भारतीय प्रेस की यह विशेषता रही कि प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष को प्रभावित किया, जो इस प्रकार थे। पहला, प्रेस ने अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश किया। इनका जो है अंग्रेज का जो शोषणकारी नीति था उनका क्या किया,
पर्दाफाश किया। दूसरा है नव विचारों से जन जागरण फैलाया, मतलब अच्छे विचार से सभी आदमी को क्या किया, परिचित करवाया। नेक्स्ट है समाचार पत्रों ने भारत की आर्थिक समस्याओं को उठाया। क्या चीज, समाचार पत्र क्या किया, भारत की आर्थिक समस्याओं का क्या किया, उठाया। दूसरा है 4th नंबर, समाचार पत्रों का रुख कांग्रेस की याचनावादी प्रवृत्ति से भिन्न था। कैसा था, समाचार पत्रों का जो है रुख कांग्रेस की याचनावादी प्रवृत्ति से भिन्न था। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर, प्रेस ने सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का विरोध किया। ये सब जो है आपका क्या हुआ, प्रेस का क्या चीज, भारतीय प्रेस की विशेषता को लिखे वो हो गया। ठीक है, यहां से चलिए डन है, यहां तक 5 नंबर तक डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 28 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को था। किसको था, A.O. ह्यूम को था, जो अंग्रेजी अधिकारी था। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ पे, संस्कृत कॉलेज भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहां तक डन है। क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का श्रेय अंग्रेजी अधिकारी A.O. ह्यूम को था। किनको था, A.O. ह्यूम को था। किसको था, A.O. ह्यूम को था। डन है, यहां तक डन है। अब देखिए 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसका पहला अधिवेशन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WCB की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का आरंभिक दौर 1905 तक रहा। कब तक रहा, कांग्रेस का आरंभिक दौर कब तक रहा, 1905 तक रहा। इस दौर में उसके उद्देश्य इस प्रकार थे। इस दौर में जो है उनके उद्देश्य किस प्रकार थे, देखिए पहला है देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। क्या चीज, देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। ठीक है, दूसरा है इसके बाद दूसरा है देशवासियों के बीच सद्भावना का संबंध स्थापित करना। दूसरा क्या है, देशवासियों के बीच सद्भावना का संबंध स्थापित करना। तीसरा है राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। क्या चीज, राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। डन है यहां तक। इसके बाद 4th नंबर है जनता की मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाना या फिर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। 5th नंबर है संपूर्ण देश में जनमत का प्रशिक्षण देना। संपूर्ण देश में क्या चीज करना, जनमत का प्रशिक्षण देना। डन है यहां तक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, अपने देश के प्रति लगाव, देश को आगे बढ़ाने की भावना तथा देश के लिए
अपना सर्वस्व न्योछावर करने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव इस प्रकार थे। यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव इस प्रकार थे। पहला है नए राष्ट्रों का उदय हुआ। क्या हुआ? नए राष्ट्रों का उदय हुआ। दूसरा है जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हुआ। क्या हुआ? जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हुआ। डन है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, एशिया तथा अफ्रीका के उपनिवेशों में मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ पे? एशिया तथा अफ्रीका के उपनिवेशों में मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। डन है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर, भारतीय राजाओं ने विदेशी शासकों से संघर्ष, क्या चीज? संघर्ष शुरू किया। क्या किया? संघर्ष शुरू किया। डन है। संघर्ष शुरू किया। चलिए 5th नंबर है, भारत के धार्मिक नेता राष्ट्रवादी बन गए। भारत के धार्मिक नेता कैसा बन गए? राष्ट्रवादी बन गए। मतलब राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए क्या चीज? तैयार हो गया। डन है यहां तक। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। क्या बोल रहा है? देखिए, हालांकि तबीयत खराब है, इस वजह से जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट वरी। कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर ऐसे होगा, ऐसा उद्योग जो स्थानीय संसाधनों द्वारा घर के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। पहले भारतीय कुटीर उद्योग सफलता के शिखर पर था। मतलब पहले जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है कुटीर उद्योग सफलता के शिखर पे था। डन है यहाँ तक। लेकिन जब अंग्रेज शासक यहाँ आया तो फिर क्या हुआ? यहाँ की हस्तकला की मांग पूरी दुनिया में थी। जब ये सफलता के शिखर पे था, इसकी यानी कि हमारे भारत की हस्तकला का जो है मांग पूरी दुनिया में था। अंग्रेजी शासनकाल में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुटीर उद्योग की अवनति हुई। अंग्रेज शासन काल में जो है हमारे कुटीर उद्योग का क्या हुआ? ह्रास हुआ, अवनति हुआ। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1948 की औद्योगिक नीति में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया। आज भी कुटीर उद्योग का महत्व है। अभी भी क्या है? कुटीर उद्योग का उतना ही महत्व है। ठीक है। और जो है विभिन्न क्षेत्रों में भी इनका जो है मांग है। हस्तकला का जो है विभिन्न क्षेत्रों में मांग है। ठीक है। अब देखिए इसकी उपयोगिता इस प्रकार है। कुटीर उद्योग की उपयोगिता क्या क्या है उसके बारे में देख लीजिए। इससे स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग होता है। इससे क्या होता है? कुटीर उद्योग से स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है। ठीक है। दूसरा है स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। कुटीर उद्योग होने से, रहने से स्थानीय लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर, स्थानीय खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति होती है। खास करके किनका? ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक प्रगति होता है। इसके बाद 4th नंबर है, इससे पर्यावरण को क्षति नहीं होती है। देखिए कुटीर उद्योग से पर्यावरण को क्षति नहीं होती है। ठीक है। डन है यहाँ तक। 5th नंबर है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन और शहरों पर दबाव कम होता है। देखिए कुटीर उद्योग जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्या होता है? यदि वहाँ पर ही रोजगार मिल जाएगा तो आदमी बाहर की ओर क्यों पलायन करेगा? क्यों बाहर के तरफ जाएगा? ये हो गया आपका कुटीर उद्योग का क्या चीज? कुटीर उद्योग का उपयोगिता। ठीक है। डन है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रूस के नवनिर्माण में लेनिन के योगदान को लिखें। रूस के नवनिर्माण में लेनिन के योगदान क्या था उनके बारे में बोलता है लिखने के लिए। हालांकि आप लोग को पहले बता चुके हैं तो आप लिख सकते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। ये क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई, इसीलिए क्रांति के बाद जो रूस का नवनिर्माण हुआ उसमें लेनिन का महत्वपूर्ण योगदान था। सर्दी होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक डन है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसीलिए लेनिन को आधुनिक रूस का जनक कहा जाता है। डन है यहां तक। चलिए, उनके द्वारा किए गए कार्य इस प्रकार थे। पहला, रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया। डन है। दूसरा है, आंतरिक तथा विदेशी शत्रुओं को खत्म किया। क्या किया? आंतरिक और विदेशी शत्रु को भी खत्म किया। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, नया संविधान बनाया तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। थर्ड नंबर क्या है? नया संविधान बनाया और जो है अर्थव्यवस्था को क्या किया? मजबूत किया। चलिए, फोर्थ नंबर है, बिजली और शिक्षा को प्राथमिकता दी। क्या चीज? बिजली और जो है बिजली और शिक्षा को क्या किया? प्राथमिकता दी। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, पराधीन क्षेत्रों की सहायता कर दुनिया भर में रूस का संबंध मजबूत किया। क्या किया? पराधीन जो कि दूसरे देश के अधीन था उनका क्या चीज? सहयोग करके जो है दुनिया भर में क्या किया? दुनिया भर में रूस का संबंध मजबूत किया। यहां तक डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन का वर्णन करें। क्या चीज? असहयोग आंदोलन का वर्णन करें। यह आपका क्वेश्चन है। डन है। अब देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, गांधी जी के नेतृत्व में 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसके कारण इस प्रकार थे। देखिए असहयोग आंदोलन का कारण क्या था वह देखिए। पहला है रॉलेट एक्ट जैसे कानून बनाया जाना। पहला क्या है? रॉलेट एक्ट जैसे कानून बनाया जाना। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार की निरंकुशता। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो है सरकार की कैसा दरिंदगी था, निरंकुशता था, ये है। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर है प्लेग जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई कदम न उठाया जाना। ये थर्ड नंबर हुआ। अब नेक्स्ट नंबर है आपका, नेक्स्ट नंबर है 4 नंबर, अंग्रेज सरकार पर स्वराज के लिए दबाव डालना। मतलब हम लोग तो अधीन थे और जो है अंग्रेज सरकार को जो है क्या चीज? स्वराज के लिए, अपने राज्य के लिए क्या चीज करना? दबाव डालना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर है, क्या चीज है फिफ्थ नंबर? देश में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। क्या चीज? देश में जो है हिंदू मुस्लिम एकता को क्या चीज करना? मजबूत करना। डन है यहां तक। चलिए अब देखिए इसके बाद है असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार थे। मतलब असहयोग आंदोलन का मकसद क्या क्या था वह देखिए। पहला है सरकारी पदों का त्याग करना। क्या था? सरकारी पद जो है जितना भी है उसका क्या करना? त्याग करना। ये पहला था कार्यक्रम, यानी कि पहला लक्ष्य था। अब देखिए दूसरा क्या है? सरकारी स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करना। ठीक है, ये दूसरा हुआ लक्ष्य। अब देखिए तीसरा है विदेशी वस्तुओं का त्याग करना। क्या चीज? विदेशी वस्तुओं का त्याग करना। इसलिए गांधी जी क्या करते थे? चरखा चलाया करते थे और उससे वस्त्र बनाया करते थे। डन है यहां तक। चलिए 4 नंबर है, 4 नंबर आपका है विद्यालयों तथा पंचायतों की स्थापना करना। क्या चीज? विद्यालयों यानी कि अपना लोग का जो है स्वदेशी विद्यालय का स्थापना करना चाहते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5th नंबर, तिलक स्वराज कोष में दान देना। क्या चीज? तिलक स्वराज कोष में क्या चीज? दान देना। तो ये हुआ आपका जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग को सभी को समझ में आया होगा।
आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में नए जोश और उल्लास के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई अपना जारी रखिए, और यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, आज का सफ़र यहीं तक है मेरे प्यारे बच्चों। गुड नाइट, जय हिंद।